रिबॉर्न ऑफ माई डेविल पिया। एपिसोड 26। राजवीर और रुद्र इनाया की इनडायरेक्ट धमकी सुनते हैं तो वह तुरंत ही दोनों एक साथ बोलते हैं, नहीं हमें तो कोई भी ड्रिंक नहीं करना, हम तो आराम से डिनर करेंगे और कॉफी और पंगे। दोनों को इस तरह डरता हुआ बोलकर देखकर सारे लोग फिर से हैरान रह जाते हैं। वहीं इनाया वहां से किचन में चली जाती है डिनर का ऑर्डर करने के लिए। वहीं सब लोग राजवीर और रुद्र की तरफ देखते हैं तो राज सब की तरफ देखकर कहता है, इनायत बदल चुकी है गैस, अब वह पहले जैसी नहीं रही। पहले वह ये सब कुछ इसलिए करती थी क्योंकि उसे सच्चाई पता चल चुकी थी कि वह रुद्र की सगी बहन नहीं है, इसीलिए वह अपना फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा इस तरह से निकलती थी। वह मुझे और रुद्र से बहुत प्यार करती है और वह बहुत बदल चुकी है। और हाँ, गलती से भी उसके सामने को उल्टी सीधी बात मत करने देना, वरना तुम सबकी बैंड बजाने में उनसे 1 मिनट नहीं लगेगा। तभी समीर की बीवी कामना रहती है, लेकिन तुमने कैसे भरोसा कर लिया उसके ऊपर, वह पहले भी देखे नहीं तुम। तभी पीछे से इनाया की आवाज आती है, बीवी हूं मैं उनकी, अगर अपनी बीवी पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर भरोसा करने जाएंगे, गर्लफ्रेंड या मंगेतर नहीं जिसको बादल आ जा सके। बीवी हूं और बीवी हमेशा एक ही रहती है, वह बदली नहीं जाती। इनाया की बात सुनकर कामना की बोलती बंद हो जाती है। वही सब लोग हैरानी से इनाया को देख रहे थे। फिर इनाया राज के बगल में आकर बैठ जाती है और कहती है, मैं बाहर होटल से खाना ऑर्डर कर लिया है क्योंकि सैफ के बेटे की तबीयत खराब थी तो उसे घर जाना था, तो मैंने उसे छुट्टी दे दी। और जो दूसरा सेफ है वह अकेले इतने लोगों का खाना नहीं बन पाएगा क्योंकि वह भी तो थक जाएगा ना, तो मैंने उसको कॉफी और स्नैक्स का बोल दिया है और खाना आधे घंटे में आ जाएगा। राजवीर हाँ बोल देता है। वहीं इनाया की इतनी पॉजिटिव बातें सुनकर सब लोगों को यकीन हो जाता है कि सच में इनाया बदल चुकी है। तभी कार्तिक, राज का दूसरा दोस्त, कहता है, भाभी आपको एक बात पता है, राज का कॉलेज में अफेयर था एक लड़की के साथ। इनाया घर कर कार्तिक की तरफ देखती और कहती है, तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि मैं जानती हूँ राज का कभी किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था, और जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो ना, वह साइको थी, वह खुद राज के पीछे पड़ी थी। आपको पता है उसे करने में मेरा हाथ था, अभी 2 महीने पहले ही मैंने उसे मारा है। अगर फिर भी तुम लोगों को बकवास करनी है तो कंटिन्यू। वेज में आया कि इतनी धमकी भरी बात सुनकर कार्तिक की बोलती बंद हो जाती है। तभी इनाया के फोन पर रोशन जी का कॉल आने लग जाता है और इनाया बात करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। वही इनाया के जाते ही कार्तिक राजवीर की तरफ देखकर कहता है, यार यह कितना फेंकती है ना, राज वह फेंक नहीं रही थी, सच में उसने मारा था उसे। और इश्क बात का जवाब मैं और नमन दोनों थे, हम दोनों ने देखा था, वह बहुत क्रूएल है, मुझे भी ज्यादा, तो उसके सामने जरा सोच समझकर बोलना। कार्तिक राज और नमन की बातें सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि नमन अभी अभी वहां आया था जैसे खुद राज ने बुलाया था। नमन एक वीडियो सामने टीवी पर चला देता है और सब लोग हैरानी से आंखें फाड़े उसे वीडियो को देख रहे थे, और उसमें इनाया का इतना खतरनाक रूप देखकर सब लोग कांपने लगते हैं। तभी इनाया नीचे आ रही थी। इसके बाद शंकर नमन जल्दी से वह वीडियो बंद कर देता है और सब लोग नॉर्मल बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी वह 10 रुपए लोग का कामना बंद नहीं हुआ था अभी, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं हो रहा था इनाया जैसी सीधी साधी लड़की इतनी खतरनाक हो सकती है। उसने तो क्रुएलिटी में रुद्र और राजवीर को भी पीछे छोड़ दिया था। तभी उन सब लोगों के कानों में इनाया की आवाज पड़ती है, क्या कर रहे हो आप लोग, चलिए डिनर का टाइम हो गया। डिनर लग चुका टाइटैनिक टेबल पर। इनाया के एक बार बोलने से सब लोग तुरंत ही रॉकेट की स्पीड से डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाते हैं। वहीं इनायत किचन में किसी काम से चली जाती है। तभी समेत राजवीर और रुद्र की तरफ देखकर कहता है, आज मैं तुम लोगों के घर आया तुमसे मिलने, लेकिन आइंदा मैं नहीं आऊंगा क्योंकि इतनी भयंकर भाभी मुझे नहीं चाहिए। यार तुम्हें पता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कोई गलती हो गई और उन्होंने भी मुझे बेदर्दी से मार दिया, तो मैं क्या करूंगा। कामना धीरे से समीर के कैन में बोलती है, अगर तुमने अपनी जुबान बैन नहीं की ना तो जरूर वह सन लेंगी वाहीन बोलोगे। इतने धीरे धीरे बात कर रहे द सब लोग की राजवीर को बहुत हंसी आ रही थी। तभी इन्हें बैथेन जाती है। तभी राजवीर उसका हाथ पकड़कर यूज अपनी बाहों में खींच लेता है और यूज अपनी गोदी में बिठाकर अपने प्लेट से खाना खिलाने लगता है। दोनों को एक दूसरे के साथ इतना लब्धी होते देख सब लोग अपना बना लेते हैं, क्योंकि राजवीर उन लोगों के सामने अपने प्यार का शो ऑफ कर रहा था। एक बार कॉलेज में उसके पूरे ग्रुप में उनसे कहा था कि इनाया इस जन्म में कभी भी राजवीर से प्यार नहीं करेगी, और आज उन दोनों को ऐसे देखकर उन्हें अपनी बात पर रिग्रेट हो रहा था। और राजवीर ने इनाया के नाम से उन लोगों को इतना डरा दिया था कि विचारों की बोलने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। समीर और कार्तिक जो कभी चुप नहीं रहते थे, आज उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। यही इनाया का खौफ सब लोगों के अंदर। अन्य हैरानी से सब की तरफ देखकर कहती है, आप लोग डिनर क्यों नहीं कर रहे हो, इस तरह क्यों देख रहे हो जैसे किसी ने आपके सर पर तलवार लटका दी हो। समीर धीरे से कहता है, जब आप सामने बैठी हो तो हम कैसे खा सकते हैं।
वहीं इनाया समीर की तरफ देखकर कहती है, तुमने कुछ कहा? समीर एकदम से उठकर खड़ा हो जाता, कहता, नहीं भाभी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो पानी लेने जा रहा था। इनाया चिक की तरफ इशारा करके कहती है, पानी तो यही रखा है। समीर फिर चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ जाता है और जल्दी जल्दी रॉकेट की स्पीड से अपना खाना खत्म करने लगता है। समीर और बाकी सबको इतनी जल्दी खाना खाते हुए देखकर नया अजीब तरीके से मुंह बना रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं रहती और राजवीर उन सब की हालत देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तभी सबके कानों में जिया की आवाज आती है, इनाया, तुम्हारे भाई ने और राजवीर ने इन विचारों को डरा दिया तुम्हारा नाम लेकर, इसीलिए वह इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और यह राजवीर और रुद्र भी नाकाम नालायक नहीं है दोनों। देखो विचारों को डरा डरा कर कैसी हालत कर दिया तुमने। किसी लड़की को मारा था ना जो राजवीर के पीछे पड़ी थी, उसका वीडियो इन लोगों ने उन्हें दिखा दिया तो बेचारी डरे ना तो क्या करे। इनाया घर कर राजवीर की तरफ देखती और कहती है, आप मेरे नाम से सबको डराना चाहते हैं? राजवीर मासूमियत से अपनी गर्दन नाम में दिला देता है। वहीं राजवीर की ऐसी हरकत देखकर सब लोग मुंह खोल उन दोनों को देख रहे थे, क्योंकि एक डेविल एक लड़की से लगा, वह लड़की नहीं थी, बीवी थी, और बीवी से डरना तो हर पति का फर्ज होता है। इनाया फिर घर कर रुद्र की तरफ देखती और कहती है, और आप भाई, आप ऐसी हरकतें कब से करने लगे? राजवीर मेरे साथ ऐसी हरकत करते हैं मुझे पता है, लेकिन आप? रुद्रा इनाया की तरफ देखकर कहता है, अब मेरी बहन इतनी खतरनाक है तो मैं अपने दोस्तों को डराऊंगा उनका नाम लेकर, तो क्या हुआ, वह मुझसे छोटी है? वही रुद्र की बात सुनकर एक बार फिर सब लोग अपना मुंह और आंखें खड़े रुद्र को देखने लगते हैं। अब तो उन लोगों को यहाँ आने पर रिग्रेटफुल हो रहा था कि वह यहाँ आए ही क्यों थे। राजवीर मासूमियत से इनाया का चेहरा अपनी तरफ करके कहता है, मैं सच्ची में कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता है ये लोग किस बारे में बात करें, और तुम जिया को जानती हो ना, वह कॉलेज टाइम से मुझे चिढ़ती थी क्योंकि मैं उसकी मदद नहीं की थी ना तुम्हारे भाई को प्रपोज करने में, इसलिए। इनाया राजवीर कितनी मासूमियत भरी बातों में आ जाती है। वह अपनी आंखें बड़ी करके जिया को देखने लगती है और जिया राजवीर का ऐसा रिएक्शन देखकर ना में अपनी गर्दन हिलाकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वहीं जिया के पीछे रुद्र भी चला जाता है। बाकी सब अब डाइनिंग टेबल पर बैठे भगवान से प्राय कर रहे थे कि जल्द से जल्द उनका खाना फिनिश हो, अब वह यहाँ से निकाल पाए। सब लोग अपना डिनर फिनिश करके जैसे ही डाइनिंग टेबल से उठकर खड़े होते हैं, उन सबके कानों में इनाया की आवाज पड़ती है, जो उन सबको आज रात यहीं रुकने के लिए बोल रही थी। कामना समीर की तरफ देखकर अपनी गर्दन ना में हिलने लगती है। तभी इनाया समीर और कामना की तरफ देखकर कहते, स्पेशली तुम दोनों का कमरा मैंने अपने कमरे के पास किया है। वहीं अब तो इनाया ये बात सुनकर कामना का जोर जोर से रोने का मन कर रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं बाकी की चार लड़कियां भी डरी हुई थी और चारों लड़के भी, क्योंकि वह बहुत ही सीधे साधे सिंपल फैमिली से बिलोंग करते थे और इनाया का बुक खतरनाक रूप देखकर विचारों की हालत खराब हो गई थी। अब उन्हें खुद पर रिग्रेट हो रहा था कि उन्होंने क्यों राजवीर और रुद्र से दोस्ती की, जो इनाया जैसी लड़कियों की जिंदगी में आई। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इनाया भी अपने कमरे में चली जाती है। राजवीर अभी अपना कपड़े चेंज करने वॉशरूम में गया हुआ था, तभी इनाया का कॉल बजता है। वह देखी है कि यह कॉल इनाया के सबसे भरोसेमंद आदमी डेविड का था। डेविड का फोन देखने बाहर गार्डन में आकर बात करने लगती है। बात करते करते उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वहीं सब लोग हाल में इकट्ठे होकर चुपचाप घर से जाने के बारे में सोच रहे थे। वहीं ऊपर रेलिंग पर खड़ा राजवीर, रुद्र और जिया सब कुछ देख रहे थे और उन तीनों को बहुत हंसी आ रही थी लोगों की हालत पर। तभी बोलो जैसे घर के गेट पर पहुंचते हैं, वहां इनाया के चिल्लाने की आवाज आती है और एक आदमी उसके सामने घुटनों के बाल बैठा था और 8 से 10 बॉडीगार्ड पीछे खड़े थे। सब लोग आंखें फहराने से इनाया को देख रहे थे। सामने इनाया कुर्सी पर अपने एक पैर पर दूसरे पर को चढ़कर बैठी थी और उसके सामने एक आदमी घुटनों के बाल बैठा था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। इनाया पापा से अपने डेविल अवतार में आ चुकी थी। अब ये भी भूल गई थी कि आज उसके घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं। इनाया शरद और भयंकर आवाज में उसकी तरफ देखकर कहती है, रानी, मैं तुम्हें 2 मौके दिए लेकिन तुम बदल नहीं सकते। तुमने आज फिर एक मासूम लड़की के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, तो इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। इनाया डेविड की तरफ देखकर कहती है, जो व्हाइट टाइगर को लेकर आओ। जैसे ही रानी व्हाइट टाइगर नाम सुनता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि व्हाइट टाइगर एक बहुत ही खतरनाक शेर था जो अपने सामने आने वाले हर इंसान को फाड़ कर रख देता था। उसे कंट्रोल सिर्फ 2 लोग कर पाते थे, एक इनाया और दूसरा डेविड। डेविड तुरंत वहां से एक पिंजरे की तरफ चला जाता है जो जमीन में बना हुआ था। वही वह तीनों भी उन सब के पीछे खड़े इनाया को देख रहे थे। तभी उसके पैरों के पास व्हाइट टाइगर आकर बैठ जाता है। व्हाइट टाइगर को इनाया के पास बैठा देख वह 10 के 10 लोग जल्दी से पीछे खिसक के एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन वह आगे देखना चाहते थे कि नया क्या करती है। राजवीर को बहुत हंसी आ रही थी। उसने तो थोड़ा बहुत डराया था, लेकिन आज इनाया का वह अवतार देखकर शायद ये लोग कभी उसके घर आएंगे, ये पक्का था।
अन्य व्हाइट टाइगर के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, तुम्हें पता है टाइगर, अगर कोई हमारे साथ धोखा करे तो हमें क्या करना चाहिए। वह व्हाइट टाइगर बहुत जोर से दहाड़ता है। उसे टाइगर की दहाड़ सुनकर एक बार को तो इनाया के बॉडीगार्ड भी काम जाते हैं और अंदर खरीद लिया भी, और बकाया 10 लोगों की हालत तो ऐसी थी कि वह अभी अभी बेहोशी की हालत में पहुंचने वाले थे, और सबसे ज्यादा हालत खराब कार्तिक और समीर की थी। इनाया अपने हाथ में एक चाकू पकड़ रानी की एक एक उंगली कटने लगते हैं। वही उसका ऐसा खतरनाक रूप देखकर जिया डर से कांपने लगती है। जिया को कामता देखकर रुद्र से अपनी बाहों में भर लेता है। वही वह 10 लोग बुरी तरीके से जमीन में बैठे उसे नजारे को देख रहे थे। वही रुद्र और राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के इनाया को देख रहे थे। राजवीर पहले भी 2 बार इनाया ये रूप देख चुका था, लेकिन रुद्र आज पहली बार सामने से यह रूप देख रहा था। इनायत धीरे धीरे करके उसकी सारी उंगलियां को काट देती है, और अन्य जैसे ही रोने की जबान कटती है वैसे ही सब लोग अपने अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं, जैसे इनाया उन्हें सबके जबान काटने आए हो। वही वह शेर की तरफ देखकर कहती है, टाइगर अब मैं बोर हो गई तो तुम इसका काम जल्दी से खत्म करो, मैं यहीं बैठी हूँ। इतना कहते ही वह शेर जल्दी से रोने के ऊपर टूट पड़ता है। उसे जरा देर में चीर फाड़ कर खा जाता है। वही सब लोग हैरानी से अंदर की तरफ भागते हैं। सब लोग रुद्र के कमरे में आकर इकट्ठे हो जाते हैं। साथ में जिया और रुद्र भी आ गए थे, लेकिन राजवीर भी अभी भी वहीं खड़ा था। वह आगे बढ़कर इनाया के पास जाकर खड़ा होता और कहता है, तुम जानती थी ना आज घर में गेस्ट है, फिर भी यह सब करने की जरूरत नहीं थी, तुम इसे सजा कल भी दे सकती थी ना। इनाया राजपूत की तरफ देखकर कहती है, जो डर आपने सिर्फ बातों से लाया था मैंने वो तो उन्हें सामने आंखों से दिखाया है। अब वह कभी भी आपके खिलाफ कोई उल्टी सीधी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा उनकी बात का जवाब देने के लिए आपकी बीवी है। राजवीर नाम है। अपने गर्दन हिलाकर इनाया को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। वही सब लोग वही जमीन में लेट जाते हैं, क्योंकि अलग अलग कमरों में जाने की उनकी हिम्मत नहीं थी। रुद्रा जिया को अपनी बाहों में लेकर बैठा था, क्योंकि इनाया के इस रूप को देखकर जिया भी पूरी तरीके से डर चुकी थी। अनिका जैसी ऑफिस में इंटर करती है, सब लोग अपनी आंखें खड़े अनिका को देख रहे थे, क्योंकि अनिका बहुत खूबसूरत लग रही थी और ऊपर से उसकी मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसने किसी से शादी कर ली है। राजपूत मेंशन की कोई भी बात मीडिया में नहीं आई थी, क्योंकि उन्होंने सारे मीडिया वालों को डराकर सारी फुटेज जो सब कुछ डिलीट कर दिया था, इसलिए किसी को नहीं पता था कि कल रात उनके बॉस अक्षय रात की शादी थी। उन्हें तो यही लगा था कि उनकी शादी अभी नहीं बल्कि थोड़े टाइम बाद है। अक्षय तो सुबह 4 बजे ही ऑफिस आ चुका था। वह अपने ऑफिस में काम कर रहा था। अब अनिका को कैसे भी करके अक्षय के सामने जाना था, इसीलिए वह अपनी एक फाइल लेकर अक्षय के केबिन की तरफ चली जाती है और केबिन को लॉक करती है। अंदर से एक भारी आवाज आती है, कम इन। अनिका अंदर जाकर अक्षय के सामने एक फाइल रखकर कहती है, सर इस फाइल पर आपके साइन चाहिए, ये हमें आज की आज कोटेशन के लिए भेजनी है। जैसे ही अक्षय अनिका की आवाज सुनता है, वह अपना सर उठाकर अनिका की तरफ देखा है। अनिका को एक नई नवेली दुल्हन की अवतार में देखकर अक्षय एकदम से उठकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन उसे बता रहे थे कि वह इस वक्त किसी दर्द से गुजर रहा था। वह अनिका की तरफ देखकर कहता है, आपने शादी कर ली। अक्षय की तरफ देखकर कहती है, जी सर कल आपकी भी शादी थी। अब हमारा वह 1 महीने वाला कंपटीशन तो खत्म हो चुका था। मुझे भी अपनी लाइफ में किसी की जरूरत थी। मेरे मन पापा तो हमेशा के लिए दिल्ली सेटल हो गए हैं, तो मुझे भी तो एक साथी की जरूरत थी ना। मैंने अपने बचपन के दोस्त से शादी कर ली। जैसे ही अक्षय के दिमाग में ये ख्याल आता है, वह लड़खड़ा कर वापस अपनी चेयर पर गिर जाता है। अक्षय का रिएक्शन देखकर को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अभी वह कुछ नहीं बता सकती थी। अक्षय अपनी नम को नीचे करके कहता है, आप चाहिए अनिका, जब जरूरत होगी तो मैं आपको बुला लूंगा। अनिका वहां से चली जाती है। अनिका के जाते हाय अक्षय की आंखों में ठहरे वह आंसू उसके गालों पर लुढ़क आते हैं। वह अपने सर पर दोनों हाथ रखकर सर नीचे कर लेता है। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज उसने अपना सब कुछ खो दिया था, ऐसा उसे लग रहा था। अक्षय काफी देर तक ऐसे ही बैठा आंसू बहता रहता है। कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। जब वह अकेले में होता है ना, तो वह रोकर सीखकर चिल्लाकर अपना दर्द कम करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह किसी के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखा सकता। वही हाल इस वक्त अक्षय का था। उसके दिल पर क्या बीत रही थी, यह बात तो वही जान सकता था। अक्षय अपने दिल के दर्द को अपने दिल में ही दबाकर वापस से अपने काम में लग जाता है। अब वह एक ऐसा इंसान बन गया था जिसके अंदर ना दिल था और नहीं कोई फीलिंग्स, ना किसी के लिए प्यार और ना ही कुछ। उसने एक माया की करनी से सब कुछ खो दिया था, सब कुछ। लेकिन ये सिर्फ अक्षय का मानना था। अनिका तो हमेशा के लिए उसकी हो चुकी थी, जिसके बारे में अभी वह कुछ नहीं जानता था। अनिका अपने ऑफिस में जाकर काम में लग जाती है। पूरे दिन अनिका और अक्षय अपने अपने काम में बिजी रहे। दोनों को कोई मौका नहीं मिला था एक दूसरे से बात करने का या एक दूसरे के साथ वक्त बनाने का। जहां अक्षर पहले छोटी छोटी
चीजों में भी खुशी ढूंढ लेता था। अब वही उसका दिल निराशा और हताशा से भर चुका था। शाम को 8 बजे अक्षर अनिका एक साथ ऑफिस से घर के लिए निकले। वह दोनों जैसे ही बाहर पहुंचते हैं एक दूसरे को देखकर अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। अक्षय ने इस वक्त सनग्लासेस लगाई थी जो उसकी आंखों की नमी को छुपा रहे थे। वहीं अक्षय गौर से अनिका को देख रहा था। तभी वहां एक रॉयल एस आकर रुकती है। अनिका उसमें बैठ वहां से चली जाती है। वहीं अक्षय जाती हुई अनिका को देख रहा था। फिर वह अपनी गाड़ी में बैठ वहां से अपने प्राइवेट मेंशन के लिए चला जाता है। पूरे रास्ते अक्षय इसी बारे में सोचता रहा कि कौन है अनिका का पति, किसी की अंत में शादी। अगर माया उन दोनों के बीच ना आई होती तो आज अक्षर रानी का एक होते। आज अक्षय अनिका का पति होता और अनिका अक्षय की पत्नी। उसकी आंखों की नमी उसके गालों पर आ गई थी लेकिन वह जल्दी से उन्हें छुपाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि वह अपनी कमजोरी किसी को दिखाना नहीं चाहता था। देखते देखते वक्त बीतने लगता है और 1 महीना बीत जाता है। इस 1 महीने में अक्षय कम से कम अनिका के सामने जाता था क्योंकि वह उसकी मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र देख नहीं पाता था और वह खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता था। अब वह पहले से भी ज्यादा हार्टलेस हो गया था। बात बात पर गुस्सा करना, बात बात पर लोगों को नौकरी से निकलना उसका रोज का काम हो गया था। लेकिन इस 1 महीने में अक्षय ने अपनी फैमिली से ताल्लुक पूरी तरीके से तोड़ दिया था। वह ना उनका कॉल अटेंड करता था, ना उनसे बात करता था, ना उनसे मिल नहीं जाता था। अक्षय ने तो एक बार भी माया के बारे में पता करने की कोशिश तक नहीं की थी। दूसरी तरफ देवांश खुराना के मेंशन में अलग ही माहौल था। जब से वह माया को अपने साथ लेकर आया था तब से उसने माया का जीना हराम कर रखा था। वह माया के साथ अपनी मनमानी करता था और जब उसका मन भर जाता था तो वह माया को वैसे ही पड़े छोड़कर वहां से चला जाया करता था। माया ने उसके साथ धोखा किया था और इस धोखे का बदला देवांश माया से ले रहा था। अभी तक देवांश ने माया को माफ नहीं किया था। वह उसकी हर एक गलती की सजा दे रहा था। अक्षय को ट्रक देकर अपने साथ सोने पर मजबूर करने की वह तो अच्छा था कि एक क्षण उसे हाथ नहीं लगाया था, वरना ये लड़की कब का अक्षय को अपना चुकी होती। यही सब सोच सोच कर देवांश को बहुत गुस्सा आता है। माया का रो रो कर बुरा हाल था क्योंकि देवांश ने उसकी हालत खराब कर दी थी। अब वह बेड से भी बिना किसी सहारे के नहीं उठाती थी। जब देवांश का मन करता वह उसके साथ वह सब कुछ करता जो उसे करना था। दिन में जाने कितनी बार हो उसके शरीर को नोच कर खाता था कि उसकी सजा थी जो उसने देवांश को धोखा देकर अक्षर से शादी करने के बारे में सोचा था। धीरे धीरे देवांश ने माया पर अत्याचार करना कम कर दिया था क्योंकि 1 महीने में शायद उसका मन भर गया था या वह माया को माफ कर चुका था। देवांश अपने कमरे से बाहर निकल रहा था तभी उसे माया की आवाज सुनाई देती है, क्यों मुझ पर रहम दिखा दिया? आज भी मेरे साथ कहीं सब करते ना जो तुम पिछले 1 महीने से रोज करते हो। आज क्यों मुझे छोड़कर जा रहे हो? देवांश नफरत भरी आंखों से माया की तरफ देखकर कहता है, तो जैसी औरत के तो मैं मुंह ही नहीं लगना चाहता। तुझे क्या लगता है मुझे तेरे बारे में कुछ पता नहीं? पहले नहीं पता था लेकिन पिछले 1 महीने में मैं तेरे बारे में सब कुछ पता कर लिया है। तू कौन है, क्या है और कैसी है, सब कुछ पता कर चुका हूँ मैं। अरे तू जैसी लड़की से शादी करने से तो अच्छा मैं किसी सड़क पर भीख मांगने वाली से शादी कर लेता। कम से कम वह वफादार तो होती। तू तो वफादार भी नहीं है और मैं तेरे साथ जो कुछ भी किया ना वह गलत तो है नहीं, क्योंकि तू पहले भी न जाने कितने लोगों के साथ वह सब कुछ कर चुकी है। हाँ, शाम को डिवोर्स पेपर्स भिजवा दूंगा, साइन कर देना और निकल जाना मेरे घर से, क्योंकि तेरी जैसी औरत को मैं अपने घर में रखकर अपने घर को गंदा नहीं करना चाहता। देवांश आज होटल ताज में अपनी मीटिंग के लिए आया था तभी वहां उसे अनिका दिखाई देती है। अनिका को देखकर वह उसके पास जाकर कहता है, तो कैसी है आप? मैसेज राजपूत अनिका से पीछे घूमकर देखती है तो देवांश खड़ा था। देवांश को देखकर कहती है, हम बिल्कुल ठीक है देवांश जी, आप कैसे हो और आपकी बीवी कैसी है? अभी अभी अपनी मीटिंग खत्म करके आया। अक्षय देवांश और अनिका को एक दूसरे से बात करते हुए देख लेता है तभी वह थोड़ा पास जाकर कहता है, हम तो आपके फैन हो गए। आप जैसी बीवी अगर मिल जाए तो उनकी तो जिंदगी धनी हो गई। अक्षय को गलतफहमी हो जाती है कि देवांश की शादी अनिका से हुई है और वह वहां से चुपचाप चला जाता है। अनिका देवांश को बैठने का इशारा करती है। देवांश अनिका के जस्ट सामने बैठा था। देवांश की नजरें अनिका के ऊपर थी। उनका देवांश की तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं? देवांश एक नजर अनिका को देखकर कहता है, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई अनिका जी, जो मैंने माया से शादी कर ली। माया मेरे और मेरे परिवार के लायक नहीं है। पता नहीं कितने लोगों के साथ उसका गलत रिश्ता रहा है। अनिका देवांश की तरफ देखकर कहती है, एक बात बताए, अगर माया से मोहब्बत है तो आपको उसकी सारी कमियों से प्यार हो जाएगा। उसने कितनों के साथ क्या किया ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, अगर आपकी मोहब्बत सच्ची हुई ना तो आप माया को बदल सकते हो। और अगर आपने भी सिर्फ उसके रूप, उसके रंग, उसकी खूबसूरती से प्यार किया है तो आपको सबसे ज्यादा इसी चीज से फर्क पड़ेगा। आपको पता है देवांश जी, जहां हम पहले रहते थे ना, वहां हमारे घर के बगल में एक लड़की रहती थी और वह एक लड़के से बहुत प्यार करती थी और वह लड़का भी उसे लड़की से बहुत प्यार करता था, उसकी बहुत इज्जत करता था। लेकिन एक हादसे में
उसे लड़की की पूरी जिंदगी भर बात कर दी। उसके खुद के माँ बाप ने उसे अपने से मना कर दिया, लेकिन उसे वक्त उसे लड़के ने उसे लड़की का हाथ थाम उससे शादी की, समझ में उसे इज्जत दी, नाम दिया, सम्मान दिया। अगर वह भी यही सोच लेता ना कि जिससे वह प्यार करता था उसे तो जाने कितने लोग होने और साथ छुआ था, तो सच्ची मोहब्बत इस दुनिया में कुछ रहती ही नहीं। अगर आपके दिल में माया के लिए मोहब्बत है तो उसे बदल दीजिए और खुद के काबिल बना लीजिए। भले ही उसका शरीर गंदा हो सकता है, लेकिन आत्मा किसी की गंदी नहीं होती। उसकी आत्मा से मोहब्बत कीजिए और फिर देखिए आपसे ज्यादा खुश नसीब इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। देवांश अनिका की तरफ देखकर कहता है, सच में अनिका जी, अक्षय राजपूत बहुत खुशनसीब इंसान है जिसे आप जैसी पत्नी मिली है, वरना आजकल लड़कियां अपनी मान मर्यादा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। अनिका मुस्कुराकर हजूर कर देवांश को नमस्ते कर कर वहां से चली जाती है। देवांश जाती हुई अनिका को एक तक देखे ही जा रहा था, तभी उसे अनिका की कही हुई बात सही लगती है और वह फैसला करता है कि वह माया और अपने रिश्ते को एक मौका देगा। उसे वही इज्जत, वही माँ पर ही सम्मान देगा जो वह पहले दिया करता था। अगर माया फिर भी नहीं बदलता है तो वह उसे उसके हाल पर छोड़ देगा। लेकिन अनिका के समझाने से उसे एक बात समझ में आ गई थी कि शायद माया भटक गई है और उसे सही रास्ते पर लाना उसका फर्ज है, क्योंकि वाइफ है वह उसकी। अनिका सीधे ऑफिस पहुंचती है जहां पर तूने उसे जाकर बताता है कि अक्षय ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया है। एक महीने में ये पहली बार था जब अक्षय ने उसे अपने पास बुलाया था। अनिका भी अक्षय के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, बताए सर, क्यों बुलाया आपने? अक्षय अनिका की तरफ देखकर कहता है, मैंने आज आपके पति को देखा, सच में आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि आपको उनके साथ टाइम बिताने के लिए 1 महीने की छुट्टी दी जाए। तो आप 1 महीने की छुट्टी पर जा रही है। अक्षय के करीब आकर उसके दिल के पास अपनी उंगलियों को गोल गोल घुमाकर कहती है, आपको क्या लगता है अक्षय कि जब आपका मन किया आपने हमें अपने करीब कर लिया और जब आपका मन किया आपने हमें खुद से दूर कर दिया और हमेशा होने देंगे? सॉरी टू सेमेस्टर राजपूत, इस बार हम वही करेंगे जो हमारा मन करेगा और हमारा मन नहीं है छुट्टी लेने का तो हम यही रहेंगे। और एक बात हमने अपने पति से बात कर ली है, अब यह 1 महीना हम आपके साथ बिताएंगे। हमने अपने पति को बोल दिया है कि हम अपने बॉस के साथ ऑफिस के काम से 1 महीने के लिए तौर पर जा रहे हैं, तब 1 महीना हम आपके साथ रहेंगे। अक्षय अनिका से 2 कदम दूर है कर कहता है, तुम जानती होने का मेरी शादी हो चुकी है। भले ही मैं शादी को नहीं मानता, भले ही मैं उसे लड़की को अपनी पत्नी नहीं मानता, लेकिन ये सच भी बदल नहीं जा सकता है कि तुम्हारी शादी किसी और से और मेरी शादी किसी और से हो चुकी है। अब हम दोनों को ही अपनी माँ और मर्यादा का ख्याल रखना है, तो हम अब एक दूसरे से जितना दूर हो सके उतना दूर रहेंगे। अनिका अक्षय के कोट को अपने दोनों हाथों में भरकर उसे अपने करीब खींचकर उसकी नाक से अपनी नाक को रगड़कर कहती है, अब हम आपसे दूर नहीं जाना चाहते, हमें आपके साथ रहना है। अगर आप हमें अपने आप से दूर करेंगे ना, हम इस दुनिया से दूर चले जाएंगे, लेकिन आपसे दूर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और वह अक्षय के लोगों पर अपनी लव रख देती है। अक्षय को हैरान रह जाता है उनकी हरकत से। वह एक झटके में अनिका को दूर करके कहता है, प्लीज अनिका, पत्नी है आप किसी और की और हम किसी और की पत्नी को छूने का पाप बिल्कुल नहीं कर सकते। अक्षय, हम तलाक दे देंगे अपने पति को, हमें नहीं रहना उनके साथ, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। ये बात हमें देर से समझ आई है, लेकिन हम आपके सिवा अब किसी और को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकते, प्लीज हमें अपना लीजिए। मृत्युंजय गहरी सांस लेकर करण की तरफ एक नजर देखकर कहता है, नजर रखो उसे पर क्या करने की कोशिश कर रही है, और हाँ, सब वकील को कह दो कि कोई भी डाइवोर्स पेपर्स ना बनाए, वरना वह मृत्युंजय राणा से दुश्मनी करेगा। और वहां से गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। गेस्ट रूम में आने के बाद वह वॉशरूम जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों के सामने बार बार रिद्धिमा की नाराजगी आ रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इन सब चीजों से इतना फर्क क्यों पड़ रहा था। लेकिन रिद्धिमा उसे किसी के साथ भी देखकर कुछ भी सोच उसे क्या करना था, लेकिन वह रिद्धिमा की गलतफहमी दूर करना चाहता था। आधे घंटे बाद मृत्युंजय वॉशरूम से बाहर आता है और वह कमरे से बाहर निकल जाता है। जब वह बाहर आता है तो चारों तरफ सन्नाटा था। वह रिद्धिमा के कमरे की तरफ जाता है तो कमरा अंदर से लॉक था। वह कुछ पासवर्ड डालकर नोट घूमता है तो गेट खुल जाता है। वह अंदर जाकर देखा है रिद्धिमा सोफे पर सुकून कर सोई हुई थी। उसके पलकों में अभी भी गीलापन था, जो इस बात का सबूत था कि वह रो कर सोई है। ये देखकर मृत्युंजय उसके सर के पास बैठ जाता है और कहता है, जानता हूँ जो कर रहा हूँ तुम्हारे साथ गलत है, सब कुछ गलत है, लेकिन ये सब करना मेरी मजबूरी है। तो मैं इस तरह देखकर सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे ही होती है रिद्धिमा, लेकिन मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन है वह इंसान जिसने मेरा एक्सीडेंट कराया, कौन है वह इंसान जो मुझे मारना चाहता था। जिस दिन मुझे ये बात पता चल जाएगी तुम्हें तुम्हारा मृत्युंजय वापस मिल जाएगा। ये भी सच है कि मेरी याददाश्त कभी कहीं नहीं थी, मुझे सब कुछ याद है और मेरा साया हर पल तुम्हारे साथ है। एक पल के लिए भी तो मेरी नजरों से दूर नहीं हुई हो और ना कभी हो सकती हो।
इंडिया। अपने पति के रूप में कुणाल को देखकर शनाया हैरान रह जाती है, फिर वह खुद को कुणाल की बाहों से आजाद करते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है कुणाल सर, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और राज कहाँ है। कुणाल शनाया के गाल पर अपनी एक उंगली चलाते हुए कहता है, वह वहां है जहां उसे होना चाहिए था, और तुम वहां हो जहां तुम्हें होना चाहिए था। अब तुम पूरी तरीके से मेरी बन चुकी हो, मेरी पत्नी हो तुम, इसीलिए आज के बाद किसी दूसरे आदमी के बारे में फिक्र मत करना मुझे, वरना तुम अच्छे से जानती हो कि कुणाल मालिक कैसा है, इसलिए मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, और आज के बाद तुम्हारे इन होठों पर किसी दूसरे मर्द का नाम नहीं आना चाहिए। शनाया कुणाल की तरफ देखकर कहती है, मैं नहीं मानते शादी को। अभिषा आया ने ये शब्द कहे थे कि कुणाल एक झटके में शनाया के होठों को अपने कब्जे में कर लेता है और उन्हें बुरी तरीके से कटने लगता है, क्योंकि वह शनाया को सजा दे रहा था कि उसने क्यों कहा कि वह शादी को नहीं मानती। इस बात की सजा वह उसे दे रहा था। शनाया भी पूरी तरीके से कुणाल का साथ देने लगी थी, क्योंकि वह भी इंसान थी और कुणाल उसकी मोहब्बत था और अब उसका पति भी। शनाया के किस में शामिल होते ही कुणाल शनाया को सॉफ्ट किस करने लगता है और पूरी तरीके से शनाया को बैक सीट पर लेटकर उसके ऊपर आ जाता है, उसके होठों को शिद्दत से चमन के बाद जब उसे एहसास होता है कि शनाया को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब जाकर वह शनाया के होठों को छोड़ता है और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर अपनी टांग से उसके गर्दन में धीरे धीरे चलने लगता है। कुणाल की जीभ को अपनी गर्दन पर महसूस करके शनाया का पूरा शरीर रिएक्ट करने लगता है और वह ना चाहते हुए भी मौन करने लगती है, जिससे कुणाल एकदम से एक्साइटेड हो जाता है। मलिक मेंशन में सब लोग कुणाल का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कुणाल को गए हुए 2 दिन बीत गए थे, पर इन 2 दिन में कुणाल वापस घर नहीं आया था। सब लोग बहुत परेशान थे। गीता जी पहले ही अपने पति और अपने बेटे से नाराज थी, लेकिन अपने बेटे के घर ना आने की वजह से वह भी परेशान थी। तभी उनके पास किसी का फोन आता है और वह फोन पर बात करने से बाद गहरी सांस लेकर उठकर खड़ी हो जाती हैं और वहां से मंदिर की तरफ चली जाती हैं। थोड़ी देर में उन्हें गृह प्रवेश की सारी तैयारी कर ली थी। पूरा परिवार हैरानी से गीता जी को देख रहा था। तभी गीता जी सबकी तरफ देखकर कहते हैं, कुणाल ने शादी कर ली है, अब वह अपनी पत्नी के साथ घर आ चुका है, बस उसी के गृह प्रवेश की तैयारी कर रही हूँ। तभी मलिक मेंशन में कुणाल की गाड़ी आकर रुकती है। कुणाल अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, फिर वह साइड का दरवाजा खुलता है, उसमें से शनाया बाहर निकलती है। दोनों गेट की तरफ देख रहे थे, दोनों का दिल धड़क रहा था, दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि उनकी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी। दोनों ही डरे हुए थे, लेकिन फिर भी दोनों को घर तो जाना ही था। जैसे ही दोनों दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं, तभी वहां गीता जी की तेज आवाज पहुंचती है, हिम्मत मत करना दोनों अंदर आने की। जैसे ही कुणाल और शनाया के कानों में गीता जी की आवाज जाती है, दोनों डर की वजह से वहीं ठहर जाते हैं। गीता जी चलकर उन दोनों के सामने खड़ी हो जाती है। तभी एक सर्वेंट पूजा की थाली पकड़ा देता है, तभी दूसरी नीचे चावल का भरा कलश रख देती है। गीता जी गुस्से में उन दोनों को देखते हैं और उनकी आरती करके टिक करके उन्हें घर के अंदर बुलाती है। फिर मंदिर की तरफ इशारा करके कहते हैं, आशीर्वाद ले लो। जाकर दोनों मंदिर में हाथ जोड़कर जब बाहर आते हैं, तो गीता जी उन दोनों से बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। गीता जी को इस तरह जाता देखकर कुणाल और शनाया दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी अशोक जी भी वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं और दादा दादी भी। अब हाल में सिर्फ कुणाल, विक्की और शनाया मौजूद थे। विक्की एक नजर कुणाल को देखकर कहता है, मैं भी चलता हूँ घर, वरना तेरे चक्कर में मुझे भी जूते पड़ी जाएंगे, और तेरे इस कांड में मैं साथ नहीं था, ये बात है, इसलिए अगर मन नाराज होगी ना तो मुझे उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, क्योंकि तूने जो ये कांड किया है ना, इसलिए तूने अकेले किया है, तो मुझे फंसाने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वहां से बाहर चला जाता है। सनाया आंसू भरी आंखों से कुणाल की तरफ देखकर कहती है, मैंने बोला था ना, आपने और मुझ में जमीन आसमान का अंतर है। आसमान जमीन को नहीं छू सकता और ना ही जमीन आसमान को कर सकती है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब देखा ना, सब लोग नाराज हैं हमसे। कुणाल शनाया का हाथ पकड़कर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर फिर भी वह हमारा रिश्ता नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो हम कहीं और जाकर रह लेंगे। शनाया कुणाल का हाथ झटक कर कहती है, एक तो पहले आपने गलती करी, फैमिली को ना पता कर शादी करके अब अपने छोड़कर जाने की दूसरी गलती करना चाहते हैं। मैं इस गलती में आपका साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। कुणाल वहीं पिलर के पास खड़े वह चारों लोग कुणाल और शनाया की बातें सुन रहे थे। गीता जी को आज अपनी पसंद पर गर्व हो रहा था, क्योंकि जिस दिन से उन्होंने शनाया को जाना था, उसी दिन से हमेशा उनके दिल में ख्वाहिश थी कि शनाया उनके घर की बहू बने, और आज उसकी बातें सुनकर गीता जी को बहुत खुशी महसूस हो रही थी। वहीं दाद और अशोक जी को भी अच्छा महसूस हो रहा था, इसीलिए वह लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। गीता जी कमरे से बाहर आती है और कहती है, तुम दोनों अभी भी यही खड़े हो, कमरे में नहीं गए अपने। शनाया आगे जाकर गीता जी के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मैडम, मैं जानती हूँ कि कुणाल सर ने यह अच्छा नहीं किया, उन्हें आपके और इस परिवार के स्टेटस की लड़की लानी चाहिए थी, लेकिन आप, हमारी शादी हो चुकी है। मैं आपसे यह नहीं कह रही कि आप अपनी ख्वाहिशों को मार कर इस शादी को एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप चाहती हैं कि मैं कुणाल सर से दूर हूँ तो मैं दूर रहूंगी।
गीता जी मुस्कुराकर सनाया के सिर पर हाथ रख कर कहती हैं, किसने कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं हो? तुम कुणाल के लिए मेरी पहली पसंद हो और हमेशा रही हो। तुम्हारे सिवाय मैंने कभी भी किसी दूसरी लड़की को कुणाल की पत्नी के रूप में नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें अपने हर एक रीति रिवाज में, हर चीज में तुम्हें अपने साथ क्यों रखती थी? क्योंकि तुम इस घर के रीति रिवाज सीख सको, इसलिए जिस दिन तुम पहली बार इंटरव्यू देने आई थी उसे दिन ही मैं तुम्हें उसे जब के लिए तो सेलेक्ट किया ही था, लेकिन उसी दिन मैंने तुम्हें कुणाल की पत्नी के रूप में भी सेलेक्ट कर लिया था। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ नाराज इस बात पर हूँ कि अगर कुणाल को तुमसे शादी करनी थी तो वह हमें भी बता सकता था, हम धूमधाम से अपनी बहू को लेकर आते। और टेंशन मत लो, सब लोग खुश हैं, ठीक है? अब जो अपने कमरे में जाकर आराम करो, कल सुबह तुम्हारी पहली रसोई है और अब सारी रीति रिवाज अच्छे से होने चाहिए। सनाया खुश होकर गीता जी के पैर छू लेती है। कहीं कुणाल भी अपनी माँ के गले लग जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था उसकी माँ ने पहले ही शनाया को उसके लिए पसंद कर लिया है। अमेरिका। रिद्धिमा अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखी है मृत्युंजय बाहर सोफे पर बैठा हुआ था और इस वक्त वह बहुत गुस्से में लग रहा था। रिद्धिमा जैसे ही टेबल पर रख डिवोर्स पेपर्स को देखते हैं, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं कि वकील ने इतनी जल्दी डिवोर्स पेपर्स बनाकर भेज भी दिए। मृत्युंजय गुस्से में पेपर्स को लेकर खड़ा होता है और अपने कदम रिद्धिमा की तरफ बढ़ा देता है। रिद्धिमा भी आज मृत्युंजय के गुस्से से डर गई थी, क्योंकि एक बार फिर मृत्युंजय के चेहरे पर वही गुस्सा दिख रहा था जो पहले हुआ करता था। उसकी आंखों में आज भी वही लाल डोरे दिखाई दे रहे थे जिन्हें देखकर रिद्धिमा सहम जाया करती थी। मृत्युंजय गुस्से में अपने दांत पीसते हुए रिद्धिमा से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिवोर्स पेपर्स बनवाने की? तुमसे किसने कहा था कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? जब तक मेरी याददाश्त वापस नहीं आती भूल जाओ कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा। और मेरी एक बात कान खोल कर अपने इस भूसा भर दिमाग में बिठा लो, मृत्युंजय राणा कभी भी रिद्धिमा मृत्युंजय राणा को तलाक नहीं देगा। पहले ही मुझे याद नहीं, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, सबूत है मेरे पास इस बात के। और अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम्हें कैद कर दूंगा, फिर भागती रहना वहां से। प्रतिमा को भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह मृत्युंजय की तरफ देखकर कहती है, जब आप किसी दूसरी लड़की के साथ रिश्ता रख सकते हैं तो मैं आपको तलाक क्यों नहीं दे सकती? जब आपको मेरा और अपना रिश्ता याद नहीं है तो आप किस हैसियत से कह सकते हैं कि मैं आपकी बीवी हूं? और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, आप जैसे आप किसी और लड़की के साथ अपना वक्त गुजार सकते हैं तो मैं भी किसी और लड़की के साथ अपना। अभी रिद्धिमा है ये कहा ही था कि मृत्युंजय अपने होठों को दिमाग के होठों पर रखकर काट लेता है और रिद्धिमा के होठों से खून बहने लगता है। मृत्युंजय अग्रेसिव होकर जो रिद्धिमा के होठों को काट रहा था, बल्कि वह भी रिद्धिमा को सजा दे रहा था, वह सब बोलने के लिए। मृत्युंजय पागल हो चुका था। रे धाम की बात सुनकर वह अपने दिमाग में भी यह ख्याल नहीं ला सकता था कि दिमाग किसी और आदमी के साथ अपना वक्त गुजर आएगी। मृत्युंजय के गुस्से और पागलपन को देखकर रिद्धिमा डर चुकी थी। अब वह कैसे भी करके यहाँ से जाना चाहती थी, जिसे मृत्युंजय अपना और गुस्सा रिद्धिमा के ऊपर ना निकले। वहीं मृत्युंजय किस करते हुए ही रिद्धिमा को पीछे लेते जा रहा था और कमरे के गेट को एक हाथ से खोलकर उसे कमरे के अंदर ले जाकर गेट को लॉक करके उसे बेड पर पटक देता है और अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहता है, बहुत आजादी देता है मैंने तुम्हें, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया कि तुम किसी और लड़के के साथ अपना वक्त गुजर सकती हो। रिद्धिमा गुस्से में बेड पर से खड़ी होती है और मृत्युंजय के आगे जाकर खड़ी होकर कहती है, क्यों आपको गुस्सा आ गया मेरे बोलने से? मैं तो कल रात आपको देखा उसके साथ, तो मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। आपको तो याद नहीं है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन मुझे तो हमारी शादी का हर एक लम्हा याद है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। कल रात को वह लड़की आपसे चिपक कर सोई हुई थी और आप उसे लड़की को अपनी बाहों में भरे हुए थे, तो मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए क्या? इस वक्त मैं आपको उसी के सामने मार दी या उसे आपके सामने ही विकसित कर कर अपने घर से निकाल देती? बता दीजिए, क्योंकि आइंदा से मैं याद रखूंगी। क्योंकि मृत्युंजय राणा का एक होती इतना बड़ा है कि वह हरकत दोबारा करेगा। क्यों? सही बोला ना, मुझे कमजोर लड़की समझने की गलती मत करना और ये दादागिरी मेरे ऊपर मत दिखाना, क्योंकि मैं रिद्धिमा मृत्युंजय राणा हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। अगर गुस्से में मुझे हाथ भी लगाया ना तो आपका हाथ तोड़कर रख दूंगी मैं। इसीलिए अपना ये गुस्सा किसी और को जाकर दिखाया करो, मुझसे बकवास मत किया करो। अब हटो सामने से, मुझे मेरा काम करना है। मृत्युंजय को धक्का देकर रिद्धिमा साइड कर देती है और वहां से बाहर निकल जाती है। रिद्धिमा के कमरे से बाहर जाते ही मृत्युंजय के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी जंगली बिल्ली। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।